गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज संडे है, फिर भी करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है क्योंकि कल की क्लास मिस हो गई थी। तो कल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको कवर करने की कोशिश की है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी देश का राजदूत अपने कार्यकाल की शुरुआत किस प्रक्रिया से करता है। अगर किसी भी राजदूत को, किसी भी देश के राजदूत को या उच्च आयुक्त को अपना कार्यकाल शुरू करना है भारत में, तो क्या प्रक्रिया होगी। तो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत करके। क्या होती है प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को वो अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही वो अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। कि कौन है राष्ट्रपति। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है कि चार देशों के राजदूतों को राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। तो जो 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला देश है मोर्टानिया के राजदूत श्री अहमदो सिदी मोहम्मद। दूसरे कौन है, लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची के राजदूत श्री क्रिश्चियन बीवर। और कनाडा के उच्चायुक्त कौन है, श्री क्रिस्टोफर कूटर। और स्लोवेनिया के राजदूत कौन है, श्री टोमास मेंसिन। चलिए आगे देख लेते हैं। युवाओं को कौशल प्रदान करने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का बजट है और 1,000 सरकारी ITI का उन्नयन किया जाएगा। तो कौन सा है, PM सेतु। योजना का नाम क्या है, PM सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में युवा विकास की एक ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल का क्या नाम है, PM सेतु, जिसमें लगभग 60,000 से 62,000 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे कि देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। और इस कार्यक्रम का एक अंग कौशल दीक्षांत समारोह भी होगा और ये प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह का 4था संस्करण है। इसके तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 46 अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठों को सम्मानित किया जाना था, जो किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कितने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना क्या है, PM सेतु अपग्रेडेड ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन का शुभारंभ किया। इस योजना ने देश में लगभग 1,000 सरकारी ITI का हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है, जिससे 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को किस वर्ष के लिए लक्षित किया गया है। पूछा क्या जा रहा है कि दालों में आत्मनिर्भरता जो मिशन है वो कब तक के लिए प्रायोजित है। तो कब तक के लिए है वो, कौन से ईयर के लिए, 2030 और 31 के लिए है ये। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम है ये मंजूरी दी है। और ये पहल 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। और इसका बजट, ये ध्यान रखिएगा कितना रखा गया है, 11,440 करोड़। मिशन का उद्देश्य क्या है कि घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भरता बढ़ सके दालों में। और दालों के लिए कुल क्षेत्रफल को लगभग 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। पैदावार को 1,130 किलोग्राम हेक्टेयर तक बढ़ाना है। उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों तक पहुंच बनाना है। किस लिए कि दालों में हमारी आत्मनिर्भरता बन सके, आयात कम हो इसका। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड TANSA 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आर्थर जेम्स भारतीदासन विश्वविद्यालय BDU के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक को
पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या मिला है? तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार और समारोह कहाँ हुआ है? तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया, जो राज्य के वैज्ञानिकों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। समारोह का आयोजन उदगमंडलम के ट्राइबल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर में किया गया और इस पुरस्कार में 50,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सम्मान उच्च शिक्षा मंत्री गोवी तेजियान और तमिल विकास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री MP स्वामीनाथन द्वारा प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास GDP ग्रोथ के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? पहले कितना था? पहले था ये 6.7 और अभी कितना कर दिया गया है? 6.5 कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.5%। अभी इतना कर दिया है, पहले कितना था? 6.7% था। एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। ये पहले अनुमान कितना था? 6.7% था। और ऐसा क्यों किया गया? वैश्विक आर्थिक मंदी, निर्यात में कमी और कृषि क्षेत्र पर मानसून के प्रभाव जैसे कारणों के कारण ये ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेजर जनरल श्री G श्रीनिवास ने किस संस्थान के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है? किस कमांडेंट के ये बन गए हैं? मेजर जनरल G श्रीनिवास किस कमांडेंट से जुड़े हैं? ये कमांडेंट जुड़े हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM सिकंदराबाद से ये जुड़े हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा राइट आंसर। तो क्या है? मेजर जनरल G श्रीनिवास ने हाल ही में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM सिकंदराबाद के कमांडेंट का पद संभाला है और CDM भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को रक्षा प्रबंधन और रणनीतिक नेतृत्व में प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। CDM सिकंदराबाद एक प्रमुख त्रिसेवा संस्थान है जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्या है? सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को उन्नत प्रबंधन प्रशिक्षण देना है। CDM आधुनिक युद्ध, सामरिक नेतृत्व और संसाधन प्रबंधन और संयुक्त अभियानों की जटिलताओं से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और ये यहाँ प्रबंधन सिद्धांतों में रक्षा रणनीतियों के साथ जोड़ा जाता है ताकि अधिकारी मल्टी डोमेन वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो सकें। क्या होता है कि जो एजेड होते हैं, सेना अधिकारी, वायुसेना अधिकारी या फिर नौसेना के अधिकारी, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक अपराधों और दंगों के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? कौन सा राज्य? मणिपुर। ये दंगों के मामलों में और जो हिंसक अपराध हैं उनके मामले में नंबर 1 पर है पूर्वोत्तर राज्यों में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2023 के अनुसार मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक हिंसक अपराध कितने? 14,427 और दंगे 5,421 दर्ज किए गए। इसके अलावा आगजनी के 6,203 और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 3,339 मामले दर्ज किए गए हैं और इसीलिए मणिपुर इस श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। ज्यादा क्राइम हो रहा है वहां पर। नेक्स्ट क्या है? सरकार ने हाल ही में आशीष पांडे को किस बैंक का MD एंड CEO प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कौन सी बैंक के बन गए हैं ये? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बन गए। कौन? आशीष पांडे। आशीष पांडे को क्या बनाया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO बनाया गया है और साथ ही क्या कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। और नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? इनकी नियुक्ति 3 सालों के लिए की गई है। क्या है नेक्स्ट? वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर G पारिक का निधन कब हुआ? 2 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। अभी क्या थे? ये वरिष्ठ समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। G पारिक, डॉक्टर G पारिक का निधन 2 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष की आयु में हुआ और वो भारत के अंतिम गांधीवादी समाजवादियों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और जेल भी गए थे। डॉक्टर पारिक के बाद
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ भी डॉक्टर पारिक ने बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट के साथ भी काम किया और सामाजिक न्याय, समानता और गांधीवादी विचारों के प्रचार के रूप में जीवन समर्पित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में PFRDA ने किस राज्य में ड्राइवरों के लिए गोवा माइल्स और HDFC पेंशन फंड के सहयोग से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की है, जो देश का पहला मॉडल है। तो किसने, कौन से राज्य ने ऐसा किया है? गोवा। किसके लिए? ड्राइवर के लिए 5,000 की पेंशन दी जाएगी NPS प्रणाली के थ्रू। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने गोवा माइल्स और HDFC पेंशन फंड के साथ मिलकर गोवा राज्य में ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। ये देश में अपनी तरह का क्या है, पहला पेंशन मॉडल है, जिसके तहत लगभग 5,000 ड्राइवरों को पेंशन कवरेज मिलेगा। और ये पहल का उद्देश्य क्या है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है, कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको कुछ पैसा मिले और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जा सके। RBI ने हाल ही में देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी और प्रशासन को मजबूत करने के लिए किस नई समिति या बोर्ड की स्थापना की है? तो कौन से समिति या बोर्ड की स्थापना हुई है? PRB, भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। 6 सदस्यीय निकाय है ये। कितने सदस्य हैं इसमें? 6 सदस्य हैं। अब ये देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी और प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की गई है। अब इसकी संरचना में अध्यक्षता कौन करेंगे? इसके RBI गवर्नर, RBI के 2 प्रतिनिधि होंगे, एक डिप्टी गवर्नर, और भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे। इसमें RBI का मुख्य कानूनी सलाहकार बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेगा। ये बोर्ड देश की भुगतान प्रणाली को सुरक्षित, कुशल और नवाचारोन्मुख बनाए रखने के लिए नीतिगत दिशा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो किसने किया? अश्वनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया। किसका? एक यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म NIELIT। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने किया। और ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इस नए डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य देश भर के युवाओं को डिजिटल कौशल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये प्लेटफॉर्म भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया पहलों के अनुरूप है और इससे दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा तक आसान पहुंच मिलेगी, क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी है तो बाहर के दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ पाएंगे और शिक्षा ले पाएंगे। डिजिटल शिक्षा की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया? माई भारत मोबाइल ऐप किसने उद्घाटन किया? मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? युवा सशक्तिकरण करना है। और ये ऑनलाइन यूथ लीडरशिप और सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। हाल ही में $500 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? $500 अरब की कौन बन गए हैं? एलन मस्क। क्या नाम है? एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ अभी तक इतनी नेटवर्थ किसी ने टच नहीं की थी। 500 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। कब हुई है? अक्टूबर अभी हुई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए $500 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया है, जैसा कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स ट्रैकर अक्टूबर 2025 में बताया गया है। और ये उपलब्धि के साथ मस्क ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन के लगभग कितने डॉलर? $150 बिलियन आ गए हैं। $150 बिलियन
ये आ गए हैं जो वर्तमान में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सेकंड नंबर पे ओरेकल के सह संस्थापक हैं। और दिसंबर 2024 में इनकी कितनी थी, 400 अरब डॉलर थे इनके, और अब इन्होंने उसको 500 को भी क्रॉस कर लिया है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से कक्षा 6 से, मतलब कौन सी क्लास के, 6 से 12 तक के बच्चों विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी नवाचार अभियान विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत की है। ये अभियान विद्यार्थियों के लिए अब तक का सबसे बड़ी नवाचार पहल है। और विकसित भारत कब तक होना चाहिए? विकसित भारत मतलब जो मिशन चल रहा है वो 2047 तक विकसित भारत की जो दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब क्या है कि 6 से 12 तक के जो क्लास के बच्चे होंगे, शामिल होने से क्या होगा, वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले रचनात्मक विचारों और आदि रूपों को विकसित करने का आह्वान किया है। और बिल्डथॉन में भाग लेने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय महत्व के इन 4 विषयों पर काम करेंगे। कौन कौन से? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत में क्या हो कि आत्मनिर्भर प्रणालियों और समाधानों का निर्माण हो। स्वदेशी विचार और नवाचार को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादन, शिल्प और संसाधनों को बढ़ावा देना। समृद्धि और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करना। इन सब का डेवलपमेंट किया जाएगा उन विद्यार्थियों के अंदर, 6 से 12 तक क्लास के जो बच्चे होंगे उनके अंदर। नेक्स्ट क्या है? भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कर्ष उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ISSA का पूरा नाम क्या है? तो क्या है ये? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। ISSA क्या है? तो ISSA का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। ये संयुक्त राष्ट्र UN से संबद्ध एक प्रमुख वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के विकास, प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ावा देना। तो इसमें 160 से अधिक देश सदस्य शामिल हैं। ISSA अवार्ड 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार की ओर से EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। 2025 का है ये, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और डिजिटल सुधारों के लिए भारत के प्रयास को। तो भारत को ये अवार्ड मिला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में। और कहाँ हुआ ये? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका संस्थान है। और नाम क्या है? इंटरनेशनल, किसने दिया है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA ने दिया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर कितना हो गया है? लगभग 64% हो गया है, जिसकी वजह से जो सोशल कवरेज है वो बढ़ा है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 940 मिलियन से अधिक नागरिकों तक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता दिए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 के लिए भारत का चयन किया गया। ISSA ने सरकार के परिवर्तनकारी ई-श्रम पोर्टल की सराहना भी की है, जिसमें केवल 4 वर्षों में 300 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। तो यहाँ पर किसके लिए दिया गया है कि भारत ने जो उनका कवरेज है, जो असंगठित लोग होते हैं उनको क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण किया है, इसके लिए सराहना मिली है। लेकिन जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए। पहले कितना था? 19% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया? लगभग 64% हो गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किस क्षेत्र को घोषित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का क्या है? स्पीति वैली, जो स्पीति वैली घाटी है जो वहां, उसको क्या दिया गया है? ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल की गई है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली को अब भारत की पहली कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बन गई है। और ये कितनी है, कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 3300 से 6600 मीटर की ऊंचाई पर फैली ये घाटी ट्रांस हिमालयन बायोग्राफिक प्रोविंस का हिस्सा है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और शुष्क, भूभाग कठिन और नाजुक है, और वनस्पति बहुत कम है। लगभग 17 स्तनधारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और 119 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं।
तो यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को 26 नए स्थलों के साथ, मतलब और उन्होंने 26 एंट्री हुई है 26 की, उसी के साथ भारत के जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है उसको शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में इसको शामिल किया गया है। अब शामिल होने के बाद भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल हो गए। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? 18 हैं। 18 में से 5 शामिल नहीं है। और कितने शामिल है? 13 इसमें शामिल है। ये 13वां था जो शामिल किया गया। कहाँ का है ये? स्पीति वैली है, हिमाचल प्रदेश का है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये अपनी तरह का पहला है। ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है ये पहला है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत के अब कितने 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। इससे होता क्या है, शामिल करने से अगर यूनेस्को मान्यता दे देता है तो क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय पर यह मान्यता अगर मिलती है तो वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर स्थापित होता है। और इससे क्या होता है कि सहयोग, सतत पर्यटन और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा मिलेगा और भारत की जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक विकास की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अभी जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है WNBR, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, WNBR की। ये क्या है कि ये यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर, मतलब मानव और जैव मंडल दोनों का एक कार्यक्रम है। तो MAB इसको बोलते हैं। MAB प्रोग्राम के तहत ये किया जाता है। MAB कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। ये मानव समाजों और प्राकृतिक परितंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाता है तथा सतत विकास को संभव बनाने में मदद करता है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व की सूची तो यहाँ पर दी गई है। नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, लेकिन हमें क्या याद रखना है? जो 5 शामिल नहीं है। जो शामिल है वो तो 18 में से 13 तो शामिल है। और अभी लेटेस्ट कौन शामिल हुआ है? तो वैली जो है, स्पीति वैली, वो शामिल हुई है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कौन से शामिल नहीं है। तो पहला कौन सा है? मानस, असम का। डिब्रू सैखोवा कहाँ का? असम का। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का। और कच्छ का महान रण गुजरात का। और शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश की। ये 5 ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। किस लिस्ट में? यूनेस्को की जो WNBR लिस्ट है इसमें शामिल नहीं है। यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बाकी 13 शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल में 5 अक्टूबर को कौन सा संग्रहालय खोला जाएगा? मतलब आज 5 तारीख को कौन से संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? तो कौन सा? रामचंद्रन संग्रहालय। कहाँ? केरल में। ये संग्रहालय की ओपनिंग होगी या शुभारंभ होगा इसका। कहाँ? केरल में। तो संग्रहालय उद्घाटन क्या आज होगा? 5 अक्टूबर को होगा। और कौन स्थान क्या है? श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर, कोल्लम, केरल में है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। क्या नाम है? पिनराई विजयन जी, ये इसका उद्घाटन करेंगे। अब ये जो यहाँ पर रामचंद्रन जी है, उनका निधन कब हो गया था? तो फरवरी 2024 में इनका निधन हो गया था। और इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 88 वर्ष उनकी उम्र थी। उनकी अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। और उनकी श्रद्धांजलि में, उनके निधन के मतलब जो निधन हुआ था उसको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 साल के अंदर ही ये जो है संग्रहालय खोला जा रहा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? पिनराई विजयन के द्वारा। आज 5 अक्टूबर 2025 को कोल्लम में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार रामचंद्रन के सम्मान में ये संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। और ये श्रद्धांजलि उनके निधन के ठीक 2 वर्ष से भी कम समय में दी जा रही है, क्योंकि फरवरी में 2 साल हो जाएंगे 26 में। और उनके कला, परंपरा और योगदान को संरक्षित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर 2025 को। अभी इसकी जो थीम है वो क्या है? जानवरों को बचाओ, गिरोह को बचाओ। ये 2025 की थीम है। इसकी 100वीं वर्षगांठ हो, क्योंकि शुरुआत हुई थी 1925 में हेनरिच जिमरमैन द्वारा शुरू किया गया था। 100वीं वर्षगांठ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 साल इसके हो गए हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व दिवस के साथ मेल खाता है, मतलब उसी दिन मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, पशु कल्याण सुधारना और इसे सत्ता से जोड़ना। सत्ता का मतलब क्या होता है? कि संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन में कोई कमी ना हो और अभी वर्तमान पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। तो विश्व पशु दिवस 2025 जो 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा, एक वैश्विक आंदोलन है जिसके 100 साल पूरे हो गए हैं। और जो पशु अधिकार
कल्याण और करुणा को बढ़ावा देता है। और इसका जो विषय है, जो थीम है, वो क्या है? जानवरों को बचाओ, गृह को बचाओ। 2025 की थीम थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत को वर्ष 2025 का ISSA, अभी इसको देखा है, किसके लिए दिया गया है ये ISSA अवार्ड? ये दिया गया है सामाजिक सुरक्षा कवरेज का उल्लेखनीय विस्तार के लिए। कितना बढ़ गया है? 19 से लगभग कितना हो गया है? 64% हो गया है। रिपीट क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ICSA अवार्ड भारत को मिला है, किसके लिए? सामाजिक सुरक्षा कवरेज के उल्लेखनीय विस्तार के लिए। कितना विस्तार हो गया? 19% से लगभग 64% हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कौन है शीर्ष स्थान पर? तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, या फिर कौन है? मुकेश अंबानी है। हुरून रिच लिस्ट जारी की है, जिसमें नंबर 1 पर कौन है? अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति अभी कितनी है? 9.55 लाख करोड़ आकी गई है। और दूसरे नंबर पर कौन? गौतम अडानी। दूसरे नंबर स्थान पर जिनकी संपत्ति कितनी? 8.15 मतलब 15 लाख करोड़। और इनकी कितनी नापी गई है? 9.55 लाख करोड़। और ये 14वीं संस्करण जारी की है, किसने? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट M3M इंडिया द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती किस दिन मनाई जाती है? किस दिन मनाई जाती है? 4 अक्टूबर को मनाई जाती है। श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई गई अभी 4 अक्टूबर को। मंडवी गुजरात में इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को, और 30 मार्च 1930 को इनका निधन हो गया था। भारत में 4 अक्टूबर 2025 को श्याम जी कृष्ण वर्मा की 96th जयंती मनाई। वे एक प्रमुख क्रांतिकारी, देशभक्त, वकील और पत्रकार थे, जिन्होंने विदेश से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उनके योगदान को उजागर किया और एक दूरदर्शी राष्ट्रवादी और कई भविष्य के क्रांतिकारियों में के लिए वैचारिक मार्गदर्शक बताया उनको। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने विपणन सत्र, कौन से सत्र की बात हो रही है? 2026-27 के लिए रबी या राबी की फसलों के MSP में वृद्धि की है। MSP बढ़ाया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसको बढ़ाया गया है। तो किसका बढ़ाया गया है? इनमें से किस क्या सही है? तो पहला ही सही है, गेहूं का MSP 160 रुपए बढ़कर 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। तो कितना हो गया है? 2585 कर दिया गया है। अभी 160 रुपए बढ़ा है। तो कई फसलों के ऐसे बढ़े हैं, जो रबी फसलें थी उनके बढ़े हैं। तो गेहूं का भी कितना हो गया MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस? 2585 हो गया है। पहले कितना था? 2425 था। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? लगभग 6.6% की वृद्धि हुई है। और इससे किसानों को कितना लाभ होगा? 84,263 करोड़ मिलने की उम्मीद है उनके किसानों को लगभग इस सत्र से। अब फसल यानी कि बढ़ाई कितनी कहाँ गई है? तो गेहूं का कितना बढ़ा है? 160। मसूर का कितना बढ़ा है? 300। ये बढ़े हैं। सरसों और तोरी में कितना बढ़ा है? 250। चने में कितना बढ़ा है? 225। और जौ में कितना बढ़ा है? 170। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो कुसुम है, सैफफ्लावर, इसमें कितना बढ़ा है? सबसे ज्यादा ₹600 प्रति क्विंटल। ये प्रति क्विंटल की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के 11 साल पूरे होने पर इसे किस तरह से वर्णित किया गया है? 11 साल पूरे हुए हैं किसके? मन की बात के। तो उसको किस रूप में बताया गया? उसको बताया गया एक संवाद जो नए भारत का स्वर बन गया है। तो हम यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कितने साल पूरे हुए हैं? कितने साल पूरे हुए हैं? 11 साल। और एक संवाद जो नए भारत का स्वर बन गया है, इस रूप में उसको वर्णित किया गया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम, मंथली रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, 3 अक्टूबर 2025 को अपनी 11वीं वर्षगांठ पूरी की। और पहला जो प्रसारण हुआ था वो 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन हुआ था। वर्षों से इस सफर में ये कार्यक्रम केवल एक प्रसारण ही नहीं रहा, जन आकांक्षाओं, प्रेरक कहानियों और नागरिक और सरकार दोनों के ही संवाद का क्या बन गया है? प्रतीक बन गया है। भारत और किस देश के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू होने जा रही हैं? अभी क्या था कि उड़ानें बंद हो चुकी थी, 2020 से ही लगभग उड़ानें बंद थी, डायरेक्ट उड़ानें तो थी बट डायरेक्ट बंद। तो अभी क्या है कि यहाँ पर क्या है? चीन, कौन सा देश है? चीन देश है ऐसा जिसकी उड़ानें डायरेक्ट भरी जाएंगी। उड़ानों की बहाली तिथि अक्टूबर के अंत तक हो जाएगी। भारत एवं चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों द्वारा ऐसी पहल की गई है। समझौते का स्वरूप क्या है कि संशोधित एयर सर्विसेज एग्रीमेंट का हिस्सा जन से जन संपर्क, उद्देश्य क्या है?
और द्विपक्षीय सामान्यकरण को बढ़ावा देना। संभावित मार्ग क्या क्या हो सकते हैं? दिल्ली से बीजिंग और मुंबई शंघाई, ये रास्ते हो सकते हैं, संभावित मार्ग ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है UIDAI ने 7 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया में शुल्क माफ करने का निर्णय कब से लागू किया है और ये कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो ऐसा है कि बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने पड़ते हैं 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उनके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं, मतलब आंखों की जो उनकी पुतली होती है वो भी स्कैन की जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसका एक शुल्क पड़ता था, एक फ्री रहता था, उसके बाद पढ़ते थे। तो उसको अभी क्या कर दिया गया है? पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। और कब से लागू हो जाएगा? ये ऑलरेडी लागू हो चुका है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर 2025 से। कब तक? 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा। क्या होगा? 7 से 15 साल की आयु वाले बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जनहित में उठाए गए कदम, एक बड़े कदम के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU1 जब पहली बार करते हैं कोई चेंजेस, जैसे एक बच्चे का आधार कार्ड बना, उसके बाद जब चेंजेस किए जाएंगे 5 साल के बाद, तो वो पहला कहलाता है, MBU1 कहलाता है कि सभी शुल्क माफ कर दिए गए। इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है और उक्त आयु वर्ग के लिए MBU शुल्क में छूट 1 अक्टूबर 2000, मतलब जो बताई गई है ना 7 से 15, उसके लागू हो चुकी है और ये सुविधा 1 वर्ष तक के लिए रहेगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का आधार के लिए नामांकन, उसकी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने किया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनकी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि वो उस आयु तक परिपक्व नहीं होते हैं, फिर दोबारा उनके लिए जाते हैं। तो इस वजह से जो 7 से 15 साल के बच्चों की जो भी चेंजेस होंगे उनके आधार में, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने गांधीनगर में किस नाम से राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान लॉन्च किया? आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपका धन आपका हक, आप वित्तीय जागरूकता अभियान, या फिर धन वापसी अभियान? आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये लॉन्च किया है कहां से? गुजरात के गांधीनगर से। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर 2000 यानी कि यस्टरडे गांधीनगर गुजरात में बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार का शुभारंभ किया। इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहयोग से वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों के बारे में 3 महीने का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कौन कौन शामिल है? वित्तीय सेवा विभाग शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक और बीमा प्राधिकरण IRDAI और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहयोग से बिना दावे वाली संपत्तियों के बारे में 3 महीने का ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।